नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास BRDE 101 भारत में ग्राम विकास खंड -4 राज्य और ग्राम विकास इकाई 5 ग्राम विकास प्रशासन 5.0 उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य भारत में बाह्य विकास के लिए प्रशासनिक संगठन के महत्व की समीक्षा करना है। इस इकाई में विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन और ग्राम विकास के व्यापक संदर्भ में विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में प्रशासनिक ढांचे के कार्यों का मूल्यांकन और विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप विकासात्मक प्रयासों में नौकरशाही के महत्व को समझ सकेंगे, ग्राम विकास के क्षेत्र में प्रशासन के कार्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के बाद प्रशासनिक संगठन में हुए परिवर्तनों को स्पष्ट कर सकेंगे। विभिन्न स्तरों पर देश में ग्राम विकास प्रशासन की वर्षा कर सकेंगे और सरकारी कार्यकर्ताओं और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच संबंधों का वर्णन कर सकेंगे। 5.1 प्रस्तावना। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध ब्रिटिश सरकार के हितों से जुड़ा हुआ था। प्रशासनिक संगठन और ग्रामीण क्षेत्रों के शासन में जो परिवर्तन प्रस्तुत किए गए थे, ये सब ब्रिटिश सरकार की इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुकूल ही थे। ग्रामीण लोगों का आर्थिक विकास औपनिवेशिक शासन का गंभीर और चिंता का विषय कभी नहीं रहा था। हालांकि बहुत पहले ही काफी संख्या में स्थापित संगठनों और संस्थानों का इस विषय में योगदान आवश्यक रहा है। सरकार की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन संगठन स्थापित किया हुआ था जिसे नौकरशाही के नाम से जाना जाता था, और कुछ मामूली प्रयासों के साथ, जिसमें कुछ विकास कार्य थे, के साथ असंगठित विशाल लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे उन पर नियंत्रण करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। स्वतंत्रता के बाद देश में परिवर्तन लाने के लिए नौकरशाही की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी योग्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। परंतु प्रमुख संगठन मात्र अनुदानमूलक विकास बनकर रह गए। स्वतंत्रता के बाद कुछ स्थितियां नाटकीय रूप से बदली हैं। भारत में स्वतंत्रता के आने के साथ ही बहुआयामी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं भी खुलकर सामने आई हैं, जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने महसूस किया तथा उनका सामना किया है। यह बात भी सही है कि ग्राम विकास के विषय को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्र राज्यों ने भी इसको महसूस किया था। अनेक कार्यक्रम ग्राम विकास के उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर आरंभ किए गए थे। इस दिशा में क्रमांक रूप से यह जान लिया गया कि परिवर्तन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज का आधुनिकीकरण, गरीबी उन्मूलन इत्यादि देश में अपनाए नहीं जाएंगे और न ही हमारी योजनाएं, कार्यक्रम, रणनीतियों और दृष्टिकोण ग्राम विकास की दिशा में एकीकृत मूलक विकास नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार की समृद्धि की आशा नहीं की जा सकती है। इसके लिए संसाधनों के आवंटन और कार्यक्रमों की गतिशीलता तथा उनका कार्यान्वयन ग्रामीण लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनका निर्माण और क्रियान्वयन करने चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता के पश्चात पदानुक्रम संरचना के माध्यम से केंद्र सरकार से राज्य सरकार, राज्य से जिला और खंड से गांव तक पूरी कमान नौकरशाहों के पास आ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप विकास नहीं हो पाया था। हालांकि समय समय पर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसके कार्यों में परिवर्तन किए गए थे, किंतु अधिक लाभ नहीं हुआ। परंतु ग्राम विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करने के लिए प्रशासनिक संरचना में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, वह केवल संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1902 के पारित होने के बाद ही विशेष महत्वपूर्ण नियमों के अनुसार ही क्रियान्वित हुए हैं। इस इकाई में हम विद्यमान संगठनात्मक और प्रशासनिक संरचना अथवा ग्राम विकास प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषताओं से आपका परिचय कराने का प्रयास किया गया है। 5.2 नौकरशाही का महत्व। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार की भूमिका में पूरी तरह से परिवर्तन आया। जो एक अपने हितों के नियामक एजेंसी के रूप में काम करती आ रही थी, वह अब यहाँ के नागरिकों के कल्याण और शुभचिंतक के रूप में उसकी संरक्षक बन गई थी।
राज्य ने नए लक्ष्य और उद्देश्यों को अपनाया। इसी तरह से नौकरशाही से अब यह आशा की जाती है कि लोकतंत्र के ढांचे के अंतर्गत काम करेगी और जिनके विद्यमान कल्याणकारी कार्यों के लिए लोगों के साथ शामिल होकर उनके कल्याणकारी कार्यों को निष्पादन करेगी। ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में यह आशा की जाती है कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में एक प्रेरणादायक या उत्प्रेरक की एक और अच्छी भूमिका निभा सकती है। इसको विभिन्न प्रकृति की सामाजिक संगठनों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। नौकरशाही की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे संगठनों से प्रासंगिक रूप से निपटे या उनका सामना करे जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिकता के प्रमुख समूह हैं और संगठित हैं, जो नए समाजीकरण के नए ढांचे को समाप्त करने, उसको छिन्न भिन्न करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस प्रक्रिया के घोर विरोधी हैं। उनके व्यवहारों को बदलने में सहायता करनी होगी। प्रशासन के इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि वे लोग सामने आकर अपना सहयोग और व्यापक भागीदारी में हिस्सा लें। जो कार्यक्रम चल रहे हैं वे उन्हीं के लिए, उनके विकास के लिए ही बने हैं। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप कृषि और ग्राम विकास का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। तब ही यह लोग राष्ट्रीय, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था तक पहुँचने में सफल हो सकेंगे। प्रशासन का यह विशाल ढांचा, जिसकी रचना कुछ दैनिक कार्यों के निष्पादन के लिए की गई, जैसे कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और राजस्व प्रशासन इत्यादि की व्यवस्था करना है, इन प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त यह विकासशील गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। प्रशासन के कार्य। ग्राम विकास प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्न प्रकार से हैं। 1. लाभार्थियों का चयन। चूंकि अधिकतर कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों का उत्थान करना है, उनकी गरीबी को दूर करना है, किंतु इस तरह के लाभार्थियों का चयन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान स्थिति में ग्राम विकास प्रशासन के कार्यकर्ता वास्तविक और सही लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायत द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से सहायता प्राप्त करते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं। 2. गांव, खंड और जिला योजना की तैयारी, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करना। जबकि ग्राम विकास मंत्रालय सुझाव देता है कि जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन एजेंसी जिला ग्राम विकास एजेंसी (DARDA) होनी चाहिए और अधिकतर जिलाधीश और अध्यक्ष प्रायः यहाँ होते हैं। यह जो जिला ग्राम विकास एजेंसी है, जिले में योजना के कार्यान्वयन, निगरानी और कार्यक्रमों का मूल्यांकन आदि की जिम्मेदारी इसकी है। 3. धनराशि के आवंटन में विशेषज्ञता उपलब्ध कराना। यह विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धनराशि आवंटन प्रशासन सुविधा प्रक्रिया के प्रमुख कार्य है। 4. परियोजनाओं की पहचान, सूत्रबद्ध और कार्यान्वयन। इसका अर्थ तकनीकी, व्यावहारिक गतिविधियों उद्यम की पहचान करना होता है, जिनको क्षेत्र के अंदर लागू किया जा सके। परियोजना का सूत्रबद्ध करना एक तकनीकी कार्य होता है, जिसमें सभी स्तरों पर योजना कर्मियों की क्षमता और कुशलता शामिल होती है। परियोजना का कार्यान्वयन एक प्रक्रिया होती है, जिसमें पूर्व निर्धारित गतिविधियां शामिल होती हैं और उनके नियोजित तरीके से लागू की जाती हैं, जिसमें पहले से लक्ष्यों को स्थापित किया होता है, जिनको प्राप्त करना होता है। 5. कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन। इसमें सफलता को सुनिश्चित किया जाता है और ग्राम विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मौजूद संसाधनों का प्रभावी प्रयोग करना होता है। 5.3. ग्राम विकास के लिए प्रशासनिक संगठन। स्वतंत्रता के बाद नियोजित विकास के 3 दशक जिला और इससे नीचे के स्तर पर प्रशासनिक संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साक्षी हैं। अधिक खाद्यान्न उपजाओं के संबंध में जांच समिति की स्थापना की थी। इसकी रिपोर्ट में यह बल दिया गया था कि ग्राम विकास के लिए एकीकृत संगठनात्मक संरचना की अत्यंत आवश्यकता है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 120 गांवों को खंड विकास अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में कर दिया गया था और विभिन्न कार्यों में सहायता करने के लिए तकनीकी अधिकारियों को सहायक के रूप में नियुक्त किया। यह विषय जैसे कि कृषि, पशुपालन, सहकारी समितियों और इंजीनियरिंग विभागों की स्थापना की गई थी। प्रत्येक 5-10 गांवों के लिए ग्राम स्तर का कार्यकर्ता नियुक्त करने का प्रावधान बनाया गया था।
समिति की सिफारिशों के अनुसार जिला स्तर पर एकीकृत ढांचे का प्रभारी कलेक्टर होगा और राज्य स्तर पर विकास आयुक्त के अंतर्गत कार्य संचालन या कार्यान्वयन करने का भार सौंपा गया था। इन सबके ऊपर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्षता के साथ कैबिनेट समिति इन सभी कार्यों का पर्यवेक्षण और सलाह या परामर्श देने का कार्य करेगी। 70 के दशक के आरंभ में ही यह पता लग गया था कि कुल जनसंख्या के गरीब वर्गों के लाभ के लिए विशेष उपाय करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके साथ ही पिछड़े क्षेत्रों और उपेक्षित इलाकों में विकास के मामलों में विशेष रूप से ध्यान देने की भी आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ कार्यक्रम आरंभ किए गए, जैसे कि लघु किसान विकास एजेंसी, स्फड़ा, सीमांतक किसान और कृषि अमिक फल इत्यादि से वास्तव में देखने में तो नए कार्यक्रम दिखाई दे रहे थे, किंतु यह पुराने कार्यक्रमों का ही दूसरा रूप था। इनमें से कुछ कार्यक्रम ऐसे थे जो स्वतंत्र रूप से संचालन की बात तो की जाती थी, किंतु वास्तव में ये एकीकृत कार्यक्रमों के बिल्कुल ही विपरीत कार्यक्रम थे। इसके पश्चात 7वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में इन सभी समस्याओं का फिर से आकलन किया गया। सभी कार्यक्रमों को फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है और संपूर्ण संरचना को फिर से सरल, प्रासंगिक बनाना, दोहरे कार्यक्रमों को कम करना पड़ेगा और स्थानीय स्तर पर समान सहयोग और समतावादी दृष्टिकोण का पालन करना पड़ेगा। इसके बाद केवल इस बात पर ही जोर नहीं दिया गया कि खर्चे कम किए जाएं, बल्कि कार्य निष्पादन में सुधार करना, जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना और व्यवस्था को सामान्य लोगों के लिए और अधिक व्यापक बनाना, ताकि उन लोगों तक लाभ पहुंच सके जो वास्तव में इसके अधिकारी हैं और आशा करते हैं कि उन लोगों को इन कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ मिले। अतः 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकेंद्रीकृत योजना बनाने पर विशेष रूप से निर्णायक जोर दिया गया था। 5.4 विभिन्न स्तरों पर ग्राम विकास के लिए प्रशासनिक संगठन। भारत सरकार ने सन 1979 में ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के नाम से इसकी स्थापना की। सन 1982 में कृषि मंत्रालय के अधीन विभाग के रूप में ग्राम विकास मंत्रालय नाम रखा गया था। मार्च 1995 में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के नाम से नया नाम दिया गया था। इसके बाद सन 1998 में इसे ग्राम विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। 5.4.1 राष्ट्रीय स्तर। वर्तमान में ग्राम विकास मंत्रालय में 2 विभाग हैं। कार्य के आधार पर प्रत्येक विभाग में अनेक प्रभाग है जो इनके कार्यों को देखते हैं। ग्राम विकास मंत्रालय के अंतर्गत विभागों के अनेक प्रभाग हैं जो निम्न प्रकार से हैं। क. ग्राम विकास विभाग। 1. प्रशासनिक और पंचायती राज प्रभाग। 2. गरीबी उन्मूलन प्रभाग। 3. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रभाग। 4. ग्रामीण संयोजन प्रभाग। 5. भूमि संसाधन प्रभाग। 6. निगरानी प्रभाग। 7. वित्त प्रभाग। ख. पेयजलापूर्ति विभाग। 1. पेयजलापूर्ति। 2. ग्रामीण स्वच्छता प्रभाग। मंत्रालय में सभी प्रभागों के मुखिया अध्यक्ष संयुक्त सचिव पद के अधिकारियों के अधीन होते हैं। इन अधिकारियों को अन्य प्रशासनिक सहयोगियों और तकनीकी स्टाफ से सहायता मिलती है, अर्थात वे इनके साथ कार्य करते हैं। इसके साथ ही ग्राम विकास मंत्रालय की नीतियों बनाना, नियोजन निर्देश देना, संयोजन, धनराशि का केंद्रीय शेयर जारी करना और कार्यक्रमों की निगरानी का कार्य निष्पादित किया जाता है। ग्राम विकास मंत्रालय की 2 संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्था जो एक स्वायत्त निकाय है और काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी कपाट। यह प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है। 5.4.2 राज्य स्तर। राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह सभी कार्यक्रमों का प्रशासन देखे और ग्राम विकास से संबंधित कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए अपने अधिकार में उनको क्रियान्वित करने का कार्य करें। लगभग सभी राज्यों में ग्राम विकास विभाग अलग से स्थापित होते हैं और इसका अध्यक्ष या शीर्ष अधिकारी राज्य का सचिव होता है। इसके ऊपर कृषि और ग्राम विकास के लिए नियुक्त विकास आयुक्त होता है। कुछ राज्यों में मुख्य सचिव ही विकास आयुक्त और सचिव एक ही व्यक्ति नियुक्त होता है जो सभी कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। इसके साथ विकास समिति इसकी निगरानी करती है जिसका अध्यक्षा प्रायः राज्य का मुख्यमंत्री होता है। इसके साथ ही अधिकतर राज्यों में योजना विभाग होता है या फिर ग्राम विकास विभाग होता है जिसका कार्य नीति नियोजन, कार्यान्वयन,
निगरानी, ग्राम विकास कार्यक्रमों का संयोजन भी करता है। इसके अतिरिक्त एक संयोजन समिति होती है जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त प्रमुख सचिव होते हैं, जो सभी स्कीमों का पुनरीक्षण, स्वीकृति, संयोजन, निगरानी और मूल्यांकन का कार्य करते हैं। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को 5.4.3 जिला स्तर पर प्रशासनिक संगठन। भारत में प्रशासन की मूल इकाई जिला स्तर पर होती है और जिला प्रशासन का अध्यक्ष जिलाधीश होता है। जिला स्तर पर विकास कार्यों को राजस्व कार्यों के साथ संबद्ध किया जाता है, जिसका मुख्य अधिकारी जिलाधीश होता है। इस व्यवस्था का प्रचालन योजना के प्रारंभिक स्तर से होता आ रहा है, जब जिलाधीश सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्यक्ष होता था। जिलाधीश जिला योजनाओं को संयोजित करता है और जिला योजना समिति की अध्यक्षता करता है। इस समिति में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं तथा इसमें मुख्य सहायता जिला योजना अधिकारी करता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969-74 जिला स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत किए गए थे। इस अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सन 1989 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति की नियुक्ति की गई थी, जिसकी सिफारिश पर लघु किसान विकास एजेंसी स्फड़ा, सीमांतक किसान और कृषि श्रमिक म्फल की स्थापना की। इनका उद्देश्य छोटे किसानों को ऋण की सहायता और तकनीकी सहायता के लिए मार्गदर्शन करना था। प्रत्येक जिले में एक संयोजन समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जिलाधीश होता है और वह सभी विभागों की गतिविधियों का संयोजन करता है। इसके बाद से बड़ा कदम यह उठाया गया है कि विभिन्न एजेंसियों, चाहे वे फिर विंची भी कार्यक्रम से संबंधित थी, उन सबका एकीकरण कर दिया। एक ही एजेंसी बनाई गई जिसका नाम जिला ग्राम विकास एजेंसी रखा गया था। अतः मौजूदा जिला ग्राम विकास एजेंसी को एक स्वरूप दिया गया था। इस नए जिला ग्राम विकास एजेंसी को वहां पर स्थापित किया जहां पर इससे पहले कोई भी एजेंसी काम नहीं कर रही थी। इस जिला ग्राम विकास एजेंसी की जिम्मेदारी छोटे सीमांत किसानों की सहायता के उद्देश्य के साथ एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण ट्राइम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम के साथ सभी कार्यक्रमों को पूरा करने में सहायता सहयोग करना था। जिला ग्राम विकास एजेंसियों के लिए कर्मचारियों के संचालन और ढांचे के खर्च के लिए प्रत्येक जिले में एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम स्थापन खर्च को 10% के रूप में पूरा करेगी अथवा वहन करेगी। इसके बाद या इसके अतिरिक्त 2-3 एपीओज भी इससे पहले लघु किसान विकास एजेंसियों में उपलब्ध कराए गए थे और अर्थशास्त्री, सांख्यिकी विद, ऋण योजना अधिकारी और ग्राम उद्योग अधिकारियों की एक साथ जिला ग्राम विकास एजेंसी की योजना टीम में शामिल किए गए थे। यहाँ पर यह बता देना ठीक रहेगा कि जिला स्तर पर 2 अन्य स्कीमों के स्टाफ और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया जाता था, अर्थात क योजना आयोग द्वारा सूत्रबद्ध की गई स्कीमों जिला स्तर पर मुख्य योजना अधिकारी और 5 अन्य विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के विशेष कार्यक्रमों के लिए नियुक्त किए जाते थे, सहायता और सहयोग करने का कार्य करते थे। और ख जिला मानव शक्ति योजना और रोजगार अर्जन परिषदों NPEX की स्थापना की गई, जो विभिन्न कार्यों की देखभाल करती है, जैसे कि जिला रोजगार, बजटिंग करना, स्वरोजगार और काम की तलाश करने वालों को सहायता देने के लिए अवसरों की पहचान करना है। परंतु इसकी सबसे बड़ी कमी यह रही कि दोनों स्कीमों की जिला ग्राम विकास एजेंसी के साथ संबंधों और क्रियाविधियों को परिभाषित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त ग्राम विकास मंत्रालय ने जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन की एजेंसी के रूप में जिला ग्राम विकास एजेंसी को ही काम करने के लिए सिफारिश की थी। इसका संचालन और अध्यक्ष जिलाधीश, मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होंगे और वित्तीय सहायता के रूप में परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी इसका कार्यान्वयन करेंगे। अतः एक जिले में ग्राम विकास कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करने का संपूर्ण कार्य और जिम्मेदारी जिला ग्राम विकास एजेंसी की बन गई है। जिला ग्राम विकास एजेंसी के कार्य। जिला ग्राम विकास एजेंसी के प्रमुख कार्य नीचे दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम के मानक, आयाम और आवश्यकताओं संबंधी सूचना उपलब्ध कराना, परिप्रेक्ष्य योजना का सर्वेक्षण और तैयारी करना तथा खंड और जिला योजना की अंतिम तैयारी करने के कार्यों का संयोजन और उनका सिंहावलोकन करना,
विकास कार्यक्रमों के प्रभावों को सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन करना और उनकी निगरानी करना। अंतर्विभागीय सहयोग और सह-संचालन को अंतर क्षेत्रीय निगरानी को सुनिश्चित। इस कार्यक्रम में मिली उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना। इस कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देना और जागरूकता उत्पन्न करना और इसका प्रचार करना, और निर्धारित प्रारूपों में राज्य सरकार का सर्वाधिक विवरण उपलब्ध करना। जिला ग्राम विकास एजेंसी का गठन। जिला ग्राम विकास एजेंसी की शासकीय निकाय में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। 1. अध्यक्ष के रूप में जिलाधीश। 2. जिले के सभी सांसद और एमएलए। 3. केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का चेयरमैन। जिला परिषद का अध्यक्ष अथवा उसका प्रतिनिधि। लीड बैंक का एक अधिकारी। 7. जिला रोजगार अधिकारी। और 8. ग्रामीण महिलाओं लाभार्थियों में से एक प्रतिनिधि। 5.4.4 खंड स्तर और ग्राम स्तर। योजना की मूल इकाई के रूप में विकास खंड की रचना की गई और एकीकृत ग्राम विकास में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि और इससे संबद्ध गतिविधियों को सम्मिलित किया गया था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण इत्यादि को स्वसहायता और लोगों की भागीदारी पर बल देते हुए शामिल किया गया है। संचालन के कार्यों में स्टाफ को मजबूत करने के लिए केंद्रीय योजना बनाई गई, जिसका उद्देश्य विस्तार अधिकारियों ग्राम स्तर के कर्मचारियों की बदली अपने विभाग में चले जाना। इस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विस्तार अधिकारियों की भर्ती का प्रावधान रखा गया था। खंड प्रशासन का खंड स्तर पर अधिकारी, जिसे खंड विकास अधिकारी 2 कहते हैं। इसकी सहायता के लिए 8 विस्तार कार्मिक होते हैं, जो कृषि, पशुपालन, सहकारिता, समाज कल्याण, सिंचाई इत्यादि ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, जिनको ग्राम सेवक सेविका कहते हैं, और कुछ संबद्ध कार्मिक होते हैं। कार्यक्रम को समुचित सहयोग देने के लिए खंड सलाहकार समिति का भी गठन किया जाता है। कुछ समय के पश्चात पता लगा कि खंड सलाहकार समिति अपने कार्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि विकास कार्यों के लिए लोग सीधे जिम्मेदार नहीं बनाए गए थे। विभिन्न कार्यक्रमों का पुनरीक्षण यह संकेत देता है कि ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए इसको मजबूत करने के लिए रचना तंत्र उपलब्ध कराना। इससे पहले यह धारणा थी कि कार्यक्रम के अनुसार स्टाफ सतत पहले से अधिक किया गया है। इस प्रकार से स्टाफ उपलब्ध कराने के प्रावधान वास्तव में कार्यों में बाधा के रूप में देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त इन स्थितियों में प्रशासनिक लागत में संभावित वृद्धि हुई है। इसके बावजूद एक बहुत बड़ा अंतर बना हुआ है। इसके कार्यों की पुनरावृत्ति हुई है। कुल व्यवस्था में एकीकरण में बेहद कमी आई है। जिला स्तर पर अनेक प्रकार की कमियां देखी गई है। खंड स्तर पर भी कुछ कमियां सामने आई थीं। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे बड़ी समस्या खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रभावी नियंत्रण न करना रहा था, क्योंकि विस्तार अधिकारी विभिन्न पदानुक्रम से आए थे, उनकी अपनी समस्या थी। अतः प्रारंभ की सामुदायिक विकास की संकल्पना अनेक स्वतंत्र घटकों में फंसी रही और यह एकीकृत ग्राम विकास के ढांचे के अनुकूल कार्य नहीं कर सकी थी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जब धनराशि अल्पाधिकता में दी गई तो उसका उत्पादकता में समुचित प्रयोग नहीं किया जा सका। यह भी एक बहुत बड़ी बात इस कार्यक्रम में खामियों में देखी गई थी। हालांकि कर्मचारी अधिकारी वर्ग को मतदान करने का अधिकार नहीं है। 5.6 विद्यमान व्यवस्थाओं का मूल्यांकन। वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत ग्राम सभा से यह आशा की जाती है कि वह अनेक कार्यों को निष्पादित करें। ग्राम सभा के कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि डंडा, ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करें। 1. विभिन्न लाभकारी मूलक योजनाओं के लिए पंचायत क्षेत्र से पात्र व्यक्तियों की पहचान करें। क्षेत्र के लिए योजनाओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण करें। ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करें। ग्राम पंचायत की सामाजिक लेखा परीक्षा कराए। परंतु यह देखा गया है कि ग्राम सभा की प्रभावकारिता दुर्लभ दिखाई देती है। अधिकतर मामलों में पंचायत के प्रमुख ग्राम सभा की बैठक बुलाने के इच्छुक ही नहीं होते हैं, अथवा यह कह सकते हैं कि स्थानीय क्षेत्र के प्रभावशाली लोग पंचायत की प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं। बहुत से स्थानों में ग्राम पंचायतों को अभी तक समुचित अधिकार और जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिससे वे अपना विकास करने में समर्थ हो सकें। इसलिए
गांव के लोग अपनी समस्याओं को हल करने या उसके प्रति उत्तर के लिए ग्राम पंचायत को प्रभावी संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उसको कोई महत्व भी नहीं देते हैं। अनेक स्थानों में ग्रामीण राजनीति में बेहद दलबंदी होती है, जिसके कारण ग्राम पंचायतें अप्रभावी बन जाती हैं। इसलिए ग्राम पंचायत संस्थाओं को गुणवत्ता, एक उच्च कोटि की शक्ति देने के लिए गंभीर रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। 5.7 सरकारी और चुने गए प्रतिनिधियों के बीच संबंध। हाल के वर्षों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ने इस तरह का वातावरण तैयार किया है कि विकास प्रशासन के सभी स्तरों पर प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के प्रतिनिधि या पंचायती राज के चुने हुए कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इस तरह की अवधारणा के पीछे यह विचार है और यह आवश्यक भी है कि योजना सूत्रबद्ध करने और उसका कार्यान्वयन में वास्तविकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्षों से प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के द्वारा बौद्धिमता का प्रयोग होता दिखाई दे रहा है, जिससे कुछ लाभ भी हुआ है। इसलिए यह आवश्यक है कि लोगों की आवश्यकताओं को कार्य योजना में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। हमने आपको पंचायती राज के संदर्भ में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। इस विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ने संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों को लागू होने के पश्चात समुचित लाभ दिया है, बेहतर तरीके से लागू भी हुई है। अब पंचायती राज संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधि ग्रामीण लोग और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित सभी कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करने के कार्यों में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। अब हम आपको पंचायती राज संस्थाओं में उपलब्ध कराए गए प्रशासनिक संगठन की प्रकृति से अवगत कराएंगे। इससे आपको एक विचार से जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधि या कार्यकर्ता परस्पर संयोजन के साथ मिलकर कार्य करते हैं। 5.7.1 पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत प्रशासनिक संगठन की प्रकृति। सभी स्तरों पर ग्राम पंचायतें बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनकी उपेक्षा भी की जाती है। किसी भी ग्राम पंचायत में पूर्णकालिक एक भी कर्मचारी नहीं है। केवल एक सचिव होता है जो कई पंचायतों के काम को देखता है। जब से ग्राम पंचायतों की शक्ति में वृद्धि हुई है, बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य ग्राम पंचायतों को करने के लिए सौंपे जाते हैं। इस तरह की प्रशासनिक संगठन पूरी तरह से स्वीकार नहीं की जा सकती है। मध्यम श्रेणी के स्तर के कार्यों को विकास खंड का स्टाफ देखता है। खंड स्टाफ सरकारी कर्मचारी होते हैं। उनकी नियुक्ति पंचायत निकायों के द्वारा नहीं की जाती है, इसलिए इनकी पंचायतों के प्रति कोई निष्ठा और उत्तरदायित्व नहीं होता है। अतः इस व्यवस्था के अंतर्गत चुने हुए प्रतिनिधि इन लोगों पर किसी प्रकार का प्रभावी नियंत्रण रखने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद प्रशासन की स्थापना समरूप नहीं होती है। कुछ निकायों के पास अच्छा खासा स्टाफ होता है तो कुछ एक के पास स्टाफ बिल्कुल नहीं होता है। इनमें से बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जैसे कि कार्यपालक इंजीनियर, चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी, लेखापाल अधिकारी होते हैं जो अधिकतर प्रतिनियुक्ति पदों पर कार्य करते हैं। इसके साथ ही कनिष्ठ पदों की सीधी भर्ती की जाती है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं की अपनी कोई कार्मिक व्यवस्था नहीं होती है। ये सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह की संकटपूर्ण या संवेदनशील स्थिति में आपसी संयोजन अप्रभावी होता है प्रशासनिक संगठन और चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच। इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी दृढ़ता के साथ निभाया नहीं जाता है। इसलिए अब प्रचलित संबंधों पर जोर देने का कार्य बेहतर रहेगा। 5.7.2 राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यकर्ताओं के बीच संबंध। राजनीतिक कार्यकर्ता जैसे कि राज्य में मंत्री, सांसद, विधानसभा के सदस्य, जिला परिषद के अध्यक्ष, खंड प्रमुख और प्रधान, ये सब लोग उन पदों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं क्योंकि इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत होती है और ये लोग किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं। इन राजनीतिक नेताओं की यह प्रबल इच्छा होती है कि वे अपने लोगों के पक्ष में विकास प्रक्रिया को प्रभावित करें और अपने लोगों को लाभ पहुंचाएं।
इस तरह की स्थिति में प्रशासनिक कर्मचारी अपने आप को बेबस स्थिति में पाता है अथवा फिर वह भ्रष्टाचार के कामों में नेताओं का सहयोग करने लगता है। वह भी नेताओं के साथ भ्रष्टाचारी बन जाता है और गरीब लोग फिर से ठगे जाते हैं। विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए सरकारों द्वारा भारी धनराशि के साथ संसाधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में विकास के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि प्रदान करते हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नेताओं और प्रशासन के बीच गहरे संबंध होते हैं, जिसके कारण कोई भी योजना या स्कीम सफल नहीं हो पाती है। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रशासनिक कार्यकर्ताओं और लोगों के प्रतिनिधियों के बीच टकराव या झगड़े की अवधारणा बनी होती है और ऐसा सामान्यतया देखने में आता भी है। नौकरशाहों का यह विचार होता है कि लोगों के प्रतिनिधियों में समुचित रूप से क्षमता नहीं होती है और किसी भी प्रस्ताव को रखने में असमर्थ होते हैं, जबकि जनता के प्रतिनिधि यह सोचते हैं कि यही लोग सही हैं और केवल लोगों के प्रतिनिधि ही आम जनता की समस्याओं को जानते हैं और समझते हैं, जबकि नौकरशाह कुछ नहीं जानते हैं। बोध प्रश्न -2। 1. जिला योजना समिति की रचना का वर्णन कीजिए। 2. ग्राम विकास के संदर्भ में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। 5. 8. सारांश। विकास की गति और प्रक्रिया सारांश में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही रूपों में संतोषजनक नहीं रही है, जबकि इसी समय में संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन करके गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के भरसक प्रयास किए गए। राजनीतिक संस्थाओं को लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत करने के साथ ही विकास में लोगों की भागीदारी में वृद्धि करना सुनिश्चित किया गया था। इस दिशा में हमने ग्राम विकास के लिए प्रशासनिक संगठन से आपको परिचित कराने का प्रयास किया है। उपर्युक्त सभी विषयों के साथ हमने आपको ग्राम विकास प्रशासन और चुने हुए पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के संबंधों की संभावित जानकारियों से अवगत कराया गया है, जो ग्राम विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। 5.9 प्रमुख शब्द। नौकरशाही, सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी अधिकारी जिनका कार्य प्रशासन संबंधी उद्देश्यों को पूरा करना है। समस्तर या समान रूप से एकीकरण, समान स्तर पर कार्यकर्ताओं का एकीकरण करना, जैसे कि खंड स्तर या नीचे के स्तर पर एकीकरण करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।